औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दवान ENG 524 लेक्चर 8 पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट डिस्कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ जॉनरास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। किसी भी डिस्कोर्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ा। ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, उसमें जो कंटेंट है वो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा। इसी तरह से लेटर का भी अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा, इसी तरह से एप्लीकेशन भी डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगी। तो ये जो डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट की ऑर्गेनाइजेशन होती है डिफरेंट जॉनराज में, इसको एग्जामिन करने के, इसको स्टडी करने के डिफरेंट वेज होते हैं। पहला वे है इसका जेनेरिक स्ट्रक्चर एंड देन है रेटोरिक स्ट्रक्चर। जेनेरिक स्ट्रक्चर में हम इसको एज अ ओवरऑल ब्लू प्रिंट के तौर पे देखते हैं, यानी बेसिकली इस टेक्स्ट में है क्या। फॉर एग्जांपल, अगर ये रिसर्च पेपर है तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे हमारे पास। इंट्रोडक्शन होगा, रिजल्ट्स होंगे, डिस्कशन, लिटरेचर रिव्यू और इसी तरह से रिजल्ट्स वगैरह इसमें शामिल होंगे। और अगर हमारे पास ये लेटर है तो इसमें सैल्यूटेशन का पोर्शन होगा, देन बॉडी होगी और देन क्लोजिंग होगी। ये सब कुछ हम एग्जामिन करते हैं जेनेरिक स्ट्रक्चर में। उसके बाद हमारे पास आता है रेटोरिक टाइप। रेटोरिक टाइप में हम ये स्टडी करते हैं कि जो टेक्स्ट हमारे पास है, जो जॉनरा हमारे पास है, उसके अंदर क्या है। यानी कि उसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कोई बहस हो रही है, या इसमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन बताया जा रहा है, या इसमें कोई सजेशंस दी जा रही हैं। तो ये सब हम रेटोरिकल स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं। देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। पॉल्ट्रिज का ये कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो एक थीसिस होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर उसका नहीं होता, उसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं। तो वो टाइप्स जो है ये पेपर में पूछी जा सकती है, जो कि जिनका कॉन्सेप्ट पॉल्ट्रिज ने दिया था। सबसे पहले है सिंपल ट्रेडिशनल, यानी कि एक सिंपल टेक्स्ट होता है बिल्कुल हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन है कॉम्प्लेक्स ट्रेडिशनल, इसमें ज़्यादा डिटेल से हमारे पास जो है ना वो होता है इसका स्ट्रक्चर। टॉपिक बेस्ड, एक स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट या थीम पे बेस्ड होता है। कंपाइलेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल, इसमें डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल के सैंपल लेके उनको कंबाइन किया जाता है। तो इस टॉपिक में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 33, करंट थ्योरी एंड रिसर्च इन जॉनरा एनालिसिस। अब यहाँ पे शिलार्की एंड फेयर क्लब का कॉन्सेप्ट बताया गया है। इनका ये कहना था कि जो डिफरेंट स्पीचेस होती हैं ना, डिफरेंट लिंग्विस्टिक चॉइसेस होती हैं जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसको जब हम एनालाइज करते हैं, किसी जॉनरा को जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम ये सिर्फ नहीं देख रहे होते कि उसमें कौन से अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, बल्कि हम उसमें ये भी देख रहे होते हैं कि ये वाले जो अल्फाज हैं इनके पीछे क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, क्या नज़रियात हैं इनके पीछे। और वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक सोशल रोल प्ले कर रहे होते हैं। Schlarke and Fairclough assume that linguistic choices are related to all the major social functions of language transmitting the meta functions. Their analysis is essential not only for the study of textual construction but also for the understanding how a text may disseminate ideological belief and the social effect this may have. In this stage of genre analysis, we are particularly concerned with the relationship that can be established between textual feature and their role in the helping a text to adjust a social expectation. यानी इसमें हम जो टेक्सचुअल फीचर होते हैं और जो सोशल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए एडजस्ट किया जाता है उस टेक्स्ट के दरमियान और सोशल एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करने के लिए, जो उसको यानी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एडजस्ट किया जाता है टेक्स्ट को, तो इनका रिलेशनशिप देखा जाता है। इन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलईडी टेक्सचुअल मेटा फंक्शन यूजुअली कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग हाउ टेक्सचर इज अचीव्ड थ्रू कोहेशन एंड कोहेरेंस। ठीक है, अब जिस तरह से बात का आगाज़ करते साथ ही अपना मकसद नहीं पहुंचाया जाता। पहले एक प्रॉब्लम, जिस तरह पॉलिटिकल स्पीच पे आपने देखा होगा, पहले एक प्रॉब्लम की तरफ आवाम की तवज्जो दिलाई जाती है, फिर उसके नताइज से आवाम को आगाह किया जाता है, और फिर ये बताया जाता है कि हम ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कोहेशन एंड कोहेरेंस का अहम रोल होता है। We are at this point interested in the textual choices which help in making a text fulfill social expectations such as belief, traditions और other cultural aspects. तो इसमें ये सारे फैक्टर्स जो है ना, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिलीव्स होते हैं, ट्रेडिशन और अदर कल्चरल एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन से अल्फाज को कब, कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ करना है, ये बहुत अहम होता है।
Genres can be viewed as global linguistic pattern which have historically developed in a linguistic community for fulfilling specific communicative task in specific situation. अब genre को as a linguistic pattern देखा जाता है कि किस तरह वक्त के साथ साथ हिस्ट्री के साथ साथ ये डेवलप्ड होते हैं और फिर ये स्पेसिफिक नीड को स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर पूरा करने के लिए किस तरह से ये अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू फेयरक्लफ, ईच सोशल डोमेन हैज़ एन एसोसिएटेड ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स और a structured collection of discursive practices connected with a particular social domain. अब जो ये जो फेयरक्लफ का कॉन्सेप्ट है ये हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हर एक जो सोशल डोमेन होती है उसके साथ एक ऑर्डर ऑफ डिस्कोर्स एसोसिएटेड होता है और वो टेक्स्ट जो है वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर्ड होता है और वो एक सोशल डोमेन के साथ कनेक्टेड होता है. यानी एक जो अब आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल स्पीच होगी वो डिफरेंट होगी किसी एकेडमिक राइटिंग से. अब जो एकेडमिक राइटिंग है वो डिफरेंट होगी किसी सेमिनार पे जो किसी सेमिनार जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है उससे डिफरेंट होगी. तो हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है और ये जो डिफरेंट शोबे होते हैं ना ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. CDA is particularly interested in the role that certain genres play in the exercise of power and influence in the very definition of politics and political institution. तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जो critical discourse analysis है ये particularly interested होता है पावर इन्फ्लुएंस को स्टडी करने में और किस तरह से सोसाइटी में जो और पॉलिटिक्स में स्पेशली पॉलिटिक्स में किस तरह से जो पावर है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है लैंग्वेज को यूज़ करके. Shifting nature of political genres make it necessary for them to be constantly adopted and refined. An example of the fluid and shifting character of political genres can be found in the blogs. तो यहाँ पे blogs की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि किस तरह से शिफ्टिंग हो रही होती है political genres की. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टॉपिक 34 एंड 35 को कवर करेंगे. कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.